यहाँ आपके बीच आने का अवसर मिला। और ये वह क्षेत्र है, यहाँ आपकी खेती भी अच्छी है, आपस में आपका मेल और सोच भी अच्छी है एक दूसरे के लिए। शांति प्रिय लोग हैं, प्रगतिशील लोग हैं और मजबूत लोग, हर तरीके से मजबूत है। यहाँ का किसान अगर फैसला लेगा, जिस तरह पंजाब से चलकर, राजस्थान से चलकर, दूर दराज के गांव और क्षेत्रों से चलकर देश के राजधानी पे डट के मोर्चा खोले हुए हैं किसान, बहेड़ी का भी किसान अगर फैसला लेगा, वे भी वो मादा रखता है, वह सक्षम है कि सरकार की ईंट से ईंट में बजा सकता है। और मैं आपके बीच इसलिए आना चाहता था, मैं खुद अपने आंखों से देखना चाहता कि आपकी इच्छा क्या है, इस मुद्दे को आप कितना समझते हो। सुल्तान जी ने अभी बात कही, अपनी जगह वो ठीक है, लेकिन मैं मानता हूं कि यहाँ किसान उन कानून को भी समझता है और सीधी बात वो ये समझता है कि उस पे प्रभाव, उस पे सीधा क्या पड़ेगा। चौधरी चरण सिंह जी ने 1964 में व्यवस्था बनाई, बल्कि उनके लेख से प्रेरणा लेकर चौधरी छोटू राम जी ने भी वहां अपने आप व्यवस्था बनाई थी मंडियों की। किसी भी सिस्टम में कमियां आती हैं, इस सिस्टम में भी कमियां हैं, लेकिन ये तो कोई उपाय नहीं कि उस सिस्टम पे बिल्कुल डब्बा बंद करके उसे फेंक दिया जाए, बेकार कर दिया जाए, उसे तहस नहस कर दिया जाए और बताया जाए ये रिफॉर्म है, ये परिवर्तन। ये तो खूनी क्रांति साबित होगी। उस व्यवस्था से जुड़े हुए वे लोग जिनको लाभ मिलता है, जिनके पास मजबूरी कह लो लेकिन वही एक रास्ता है, आप उनको उससे वंचित करके किसको लाभ पहुंचा रहे। लोग जानते हैं पंजाब के किसानों की क्या स्थिति है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की क्या स्थिति है, हरियाणा राज्य के किसानों की क्या स्थिति है। और जहां कोई मंडी नहीं हो, जहां सरकारें खरीदती ना हो, बिहार में जहां 2006 से यही व्यवस्था लागू है, वहां किसान की क्या स्थिति है। किसानों को तो आता पता नहीं रहता, जहां सरकारी मंडियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, किसानों को तो पता नहीं रहेगा कि एमएसपी है क्या चीज। नहीं है जानकारी बिहार में भी। अगर ये व्यवस्था इतनी बढ़िया होती तो पिछले वर्ष बिहार के जो कृषि विभाग के सचिव हैं श्रवण कुमार, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी केंद्र सरकार को। वे चिट्ठी वे पत्र वो नहीं लिखते, क्योंकि उस पत्र में उन्होंने ये लिखा है हमारे यहाँ मक्के की अच्छी फसल है, पैदावार है, धान की अच्छी फसल पैदावार हमारे किसान करते हैं, लेकिन यहाँ किसानों को एमएसपी नहीं मिलती, यहाँ सरकारी मंडियों की व्यवस्था नहीं है, यहाँ स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है, हम लोग खरीद नहीं कर पाते। ये उस राज्य के सचिव लिख रहे हैं चिट्ठी केंद्र सरकार। और वहां नीतीश कुमार जी हैं, अब जवाब में होंगे, उनसे पूछा गया तो उन्होंने भी कानून बढ़िया बताया। एमएसपी नहीं मिल रही किसानों को, यहां भी नहीं मिल रही। धान का भाव कुछ और है एमएसपी, और 1200-1300 रुपए बेचने को किसान मजबूर है। 1975 रुपए का रेट गेहूं का है सरकारी, वह भी 1400-1500 से पार नहीं होगा। किसी फसल को उठा के देख लो, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग फसलें होती हैं। बाजरे का रेट 2150 रुपए है, वह 1100 से ऊपर नहीं मिला। जिस बिहार की बात कर रहे हैं, पिछले वर्ष जो बिहार स्टेट गवर्नमेंट ने लक्ष्य रखा था कि हम इतना गेहूं खरीदेंगे, उसका 1% भी वहां की सरकार ने नहीं खरीदा। तो सरकार की दखल तो रहनी चाहिए। निजी क्षेत्र के खरीदार आए, खरीदें। आज भी होता है व्यापार, उससे हमें आपत्ति नहीं, लेकिन वह आपकी शर्तों में होना चाहिए और उस पूरी व्यवस्था में सरकार की दखल और नजर रहनी चाहिए। ये नौजवान आज मोबाइल के माध्यम से पूरी दुनिया आपके टिप्स पे है। जियो वालों ने जो है सस्ता किया तो नौजवानों ने जो है जियो के सिम लगा लिए। कल को जियो वाले कहें कि हमारी कंपनी पॉलिसी दुगनी रेट हो गए, तो क्या जाके धरना दोगे? धरना नहीं दोगे, आप कुछ नहीं कर सकते उनके आगे। पूरी लड़ाई यहीं आके टिकती है।
सोचिए, पिछला वर्ष सबके लिए कठिन बीता है, कठिन, कारोबार सब बंद रहे। वह सरकार जिसने गरीब लोगों को, राजधानी में बड़े बड़े शहर में काम करने वाले मजदूरों को रातों रात भगाने का काम किया। पहले से किसी को अंदेशा नहीं दिया, कोई तैयारी कर लेता, कोई बचत कर लेता, नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। आज वही सरकार जब किसान वापस राजधानी में जाना चाहता है, उसके लिए वही सरकार कील बिछाने का काम कर रही है। जब ये चाहेंगे तो आपको भगा दिया जाएगा, और जब चाहेंगे तो आप पे बंदिश लगाई जाएगी। तो इस सरकार में शामिल लोगों को कोई शर्म लिहाज नहीं। कितना क्रूर भद्दा मजाक, कितना बड़ा अपमान कमेरे वर्ग का, किसान का ये लोग रोज करते। जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, अभी अतारुल रहमान साहब ने कहा इस क्षेत्र के विधायक के संबंध में कि पिकनिक पे जाओ। इनकी तो पिकनिक चली रही है, 4 साल से राज वाले पिकनिक कर रहे हैं। इनसे सत्ता शासन कहां संभल रहा है? बरेली के तो कमिश्नर साहब मुख्यमंत्री का फोन नहीं उठा रहे, सुना है 25 डीएम फोन नहीं उठा रहे। नोटिस देना पड़ा उनको कि डीएम साहब मुख्यमंत्री का फोन तो उठा। अजय इतने बड़े बड़े अधिकारी, अगर मुख्यमंत्री कार्यालय की सुनवाई नहीं हो रही, यहां से कोई फरियादी जाएगा तहसील दिवस पर किसी दिन किसी सरकारी कार्यालय में, वो क्या उम्मीद रखेगा? विधायक तो ऐसे घूमते हैं लखनऊ में जैसे आपके खेत में और कुंवारों की फौज है साहब। किसी ने सोचा था कुंवारों से इतने परेशान हो जाओगे? लड़ाई आपकी ये है, पिछला साल आपके हमारे लिए सबके लिए कठिन बीता। आर्थिक तंगी है, डीजल पेट्रोल का भाव बढ़ गया, गैस महंगी हो गई, काम ठप हो गए, आपकी आमदनी घटी है पिछले वर्ष में। लेकिन तब भी एक ऐसा वर्ग है जिसकी मौज है। मैं आपको एक नाम दे रहा हूं, एक नाम की बात नहीं है, ये व्यवस्था के खिलाफ हम लोग बोलना चाहते हैं, लेकिन 1-2 ऐसे लोग हैं जो सिस्टम पे आज हावी हो गए, और इसलिए उनका नाम, उनका खुलासा करना बेहद जरूरी है। पहले भी लोग आबाद होते थे, लेकिन अब तो हृष्ट भृष्ट हो गए, जैसे खेतों में। अदानी जी पूरी दुनिया में पिछले वर्ष में किसी ने इतनी संपत्ति नहीं अर्जित की जितने अदानी जी ने करी। आपने गूगल का नाम सुना है, आपने अमेज़न का नाम सुना है, उनके बड़े बड़े मालिक हैं, वे उनका नाम है। आपने जितने दुनिया में अमीर लोगों का भारत के जितने आप जानते होंगे, उन सब से कई गुना ज्यादा $16 बिलियन पिछले वर्ष में अदानी जी ने कमाए। आज दुनिया में तीसरे नंबर पे भारत है। अमेरिका, चाइना और फिर इंडिया सबसे ज्यादा अरबपति हमारे देश में। कितनी अजीब व्यवस्था हम कर रहे हैं। आम आदमी की जिंदगी कठिन से कठिन होती जा रही है। आपके सामने कांटे हैं रास्तों में, और किसी के लिए जो है गुलदस्ते और सारी व्यवस्था लाल कालीन जो है उनके लिए बिछाई जा रही। आपके लिए कील है, उनके लिए कालीन है। तो इस व्यवस्था पे भी अगर अंकुश नहीं लगाओगे और हम लोग सवाल नहीं उठाएंगे, क्या बचेगा? मोदी जी ने तय कर दिया, इन्होंने कहा था झोला लेके मैं चल पड़ूंगा। अब झोले भी कई वैरायटी के होंगे इनके पास, एक नहीं होगा, कम से कम 100 पाएंगे अलग अलग उसके, एम्ब्रॉयडरी के, फैशन के, कोई कश्मीर में, कोई शौकीन है। लेकिन उन्होंने तय कर रखा है कि जब मैं जाऊंगा तो मेरे जो बच्चे हैं ये आबाद होके जाएंगे। इन्हें ऐसी हैसियत में दे दूंगा कि कोई भी कभी भी उनको छेड़ नहीं पाए। ये वे दो लोग हैं, अदानी और अंबानी। अगर अदानी जी ने $16 बिलियन कमाए तो अंबानी जी ने $8 बिलियन कमाए पिछले एक वर्ष में। हर घंटे, एक घंटे में वे जो है 90 करोड़ रुपए कमा रहे थे पिछले वर्ष। देख लो क्या हो रहा है, चीज बेकी जा रही है। कुछ लोग हैं जो हैसियत रख रहे हैं, बैंक वाले उन्हें पैसा देते हैं,
वह चीज सस्ती खरीद रहे हैं और उनकी मौज है। उनके कहने पे सरकार कानून ला रही है। ये एमएसपी की बात, दाम की बात क्यों नहीं करना चाहते? जब विपक्ष में थे, आप नहीं भूले होंगे, फिर भी मैं याद दिला दूं, यही लोग थे जो मांग करते थे। मोदी जी तो, उनको 2011 में कमेटी की अध्यक्षता उनकी थी। मनमोहन सिंह जी के साथ उनकी तस्वीर है, मोदी जी के ट्विटर अकाउंट पे आप जाके देखेंगे, अभी भी शायद वो ट्वीट आपको मिल जाए। और कमेटी के प्रतिवेदन में उन्होंने मांग शामिल की थी कि एमएसपी को कानूनी हक सरकार बनाए। ये खुद उनकी जुबान। जब ये सरकार में आए, शांता कुमार कमेटी, जो एक भाजपा के सीनियर सांसद रहे, नेता हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी ने भी यही प्रस्ताव किया। 2018 में सीएसीपी जो बॉडी है, जो सुझाव देती है, सरकार को प्रस्ताव रखती है किस फसल का क्या मूल्य, क्या एमएसपी घोषित हो, उस समिति ने 2018 में सरकार से यही मांग की कि देश के उत्तर पूर्वोत्तर क्षेत्रों में, राज्यों में खरीद नहीं होती, खरीद का विस्तार कीजिए, मंडी के ढांचे में निवेश कीजिए और एमएसपी को कानूनी हक बनाइए। तो मतलब सरकार के हर एक विंग, सरकार में शामिल लोग, अब तो राज्यपाल जी भी कह रहे हैं बागपत जाके, बागपत की धरती में कुछ तो खास होगा, कुछ तो खास होगा उस मिट्टी में, कि जब वहां जाता है कोई तो किसानों के लिए ये सीधा कहीं ना कहीं चौधरी चरण सिंह जी से, उस पहचान से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो इन बातों को समझते हैं। लेकिन तब भी ये जिद है, इनकी हट है। लेकिन मेरा कहना है, मैं जगह जगह गया हूं, अंबेडकर नगर अभी पंचायत थी, आज यहां हूं, और जिस जमीन में, क्योंकि जमीन भूमि अधिग्रहण के मसले पे अभी मुंशी राम जी कह रहे, ये भी खतरा लोगों को सता रहा है कि जमीन, मैं आपको बता दूं, सरकार कोई आ जाए जबरन, जो है 1 इंच भी आपकी जमीन किसी सरकार की हैसियत नहीं, हम लोग लेने नहीं देंगे। लेकिन जिस 119 साल पुराने कानून को बदलने की, परिवर्तन की इच्छा रखने वाले लोगों ने जो लड़ाई लड़ी थी, जिस मैदान से लड़ी थी, वह मूर्ति इंटर कॉलेज बाजना में वो जमीन है जहां पंचायत हुई थी, जहां मैं 2009 में गया। और आने वाली 19 तारीख को उसी मैदान पे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी भी आ रहे हैं और मैं भी वहां उपस्थित रहूंगा, किसान पंचायत का आयोजन। फिर 20 तारीख को प्रयागराज में। तो ये मत सोचिए कि इसकी गूंज सिर्फ वहीं है, पश्चिमी यूपी तक है या पंजाब तक है या हरियाणा तक है, नहीं। जहां मंडियां नहा भी हैं, जहां सरकारें ना खरीदती हो, क्रय केंद्र ना लगाती हो, वहां भी किसान इस मुद्दे पे आपके साथ। और इसलिए है क्योंकि उसे इतनी समझ है, ये खून की बात है। आज औरों को घेर रहे हैं, कल को हमें घेरेंगे। ये एहसास, एक गहरा एहसास किसान का मेरे वर्ग को आज हो गया। ये बेहतरीन मौका है। मैं आपको बताना चाहता हूं, कौन सिख, कौन हिंदू, कौन मुसलमान, ऐसी एकता मैंने तो कई वर्षों बाद बनती देखी। और हमारी जिम्मेदारी बनती है, जो कुछ भी हो अब ऐसे खंडित नहीं होने देते। चौधरी अजीत सिंह जी चुनाव हार गए, मैं हार गया। लोग कहते हैं भाई हार गए। चुनाव हारने का मतलब ये नहीं कि दायित्व खत्म हो या रिश्ते कमजोर हो। चौधरी अजीत सिंह जी एक मकसद से मुजफ्फरनगर क्षेत्र से चुनाव लड़े थे। उनके दिल में वो टीस थी कि जिस दंगे ने सामाजिक ताने बाने को तहस नहस कर दिया, जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को बदनाम कर दिया, जिसने नरेंद्र मोदी जी की सरकार लाने में बहुत बड़ी भूमिका जिस घटनाक्रम में थी, चौधरी साहब उस भूमिका को, उस इतिहास को बदलना चाहते थे, उस भावना को, उस कड़वाहट को बदलना चाहते। इसलिए वो मुजफ्फरनगर की उस जमीन को उन्होंने बागपत, अपने कार्य क्षेत्र को बदल के वहां से चुनाव लड़ने का फैसला किया। चंद वोटों से हार गए, लेकिन चौधरी अजीत सिंह जी मुझे ये कह के भेजा उन्होंने आपके बीच के बता देना कि मैं हारा नहीं हूं। और जब तक नहीं हारेंगे, जब तक आप नहीं हारोगे। चौधरी अजीत सिंह, चौधरी। और एक बात और, ये उपलब्धि है उनकी कि आज आप साहब एक उस पे बैठ रहे हैं। जो विरोधी
किसान की बात कोई काट नहीं। नौजवानों, कोई भाजपा का नेता आएगा तो एक बात कहनी है, किसान एकता जिंदाबाद। या तो झंडा उतार लेगा या गाड़ी में बैठ के भग जाएगा। ये एक जादुई ताकत का नारा है, करो उसका प्रयोग। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो बात बनी है, जो भावना बनी है, इसे बना के रखो। और इसके साथ साथ किसान एकता जिंदाबाद के साथ साथ भाईचारा जिंदाबाद, ये नारा भी लो। बाकी राजनीतिक जो हमारे विरोधी हैं, जो किसान की बात का काट नहीं कर पा रहे, ये बैठ के षड्यंत्र रच रहे हैं। इनके पास और कोई पैतरे नहीं है। मुख्यमंत्री हमारे बाबा है, वो आते हैं, मुगलों की बात करते हैं। उनकी बात शुरू होती है 2013 दंगा में। बिना दंगा की बात किए, इतनी अजीब बात, कोई शासक भला ऐसी भाषा क्यों प्रयोग करेगा? कोई भी बड़ा हो, घर में कुनबे में जो जिम्मेदार हो, वो चाहता है भाई घाव भरे, पुरानी बातें, जो खराब बातें हैं समाज के लिए, परिवार के लिए, उन्हें भूलें, उससे आगे बढ़े। कोई भी चाहता है, आप अपने घर के बड़ों को देखना, वे भी यही चाहेंगे। हमने ऐसे को चुन लिया जिन्हें कोई जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं। वे चाहते हुए दंगा भड़के, आग सुलगे, बंटवारे बढ़े। जब बंटवारा होगा तो हमारे हिस्से में कुछ मिलेगा। ये खुरापात इनके दिमाग पर। लेकिन अब जो हौसला आपने बनाया है, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैंने माहौल देखा है, पूरे देश में एक माहौल बन रहा है। बंगाल में भी मोदी जी जाते हैं, उन्होंने पोस्टर बनाया मोदी दादा। उनकी वेशभूषा, ढंग, सब चीज बदल जाती है, जैसा किरदार उनको निभाना पड़ता है। और ये ठीक कहा सुल्तान जी ने, एक वर्ग ऐसा है जो कुछ ही कर ले कि मोदी जी ने किया हो, ठीक ही किया हो। चाय तो उनकी किसने पी नहीं, वो चीनी न डाल के, नमक डाल के पिलाते, वो भी कहेंगे चाय बहुत मीठी बनाई मोदी जी आप। बहुत बढ़िया। अब वे लोग कहते थे भाई दाढ़ी वाले बड़े खतरनाक हो, अब उन्होंने दाढ़ी खुद बढ़ा ली। अब कहते देखो बाबा लग रहे, कितने बढ़िया लग रहे। लेकिन मैं गारंटी करता हूं, बंगाल के चुनाव में ऐसी स्थिति हो जाएगी कि चुनाव के परिणाम आए नहीं और उनकी हजामत शुरू। तो छुटकारा आप ही दिला सकते हो। यूपी वालों, जिनको तरक्की की भाषा नहीं आती, उन्होंने यूपी के बंटवारे कर रखे हैं। जिले जिले में उन्होंने तय कर रखा है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्राइम। नोएडा में तो चलता है व्हाइट कॉलर क्राइम, देखो वहां बड़े बड़े पैसे वाले लोग रहते हैं। गाजियाबाद थोड़ा उससे है, वहां चेन स्नैचिंग है। बागपत में तो पुश्तैनी क्राइम चलता है, कुछ हिस्सों में सांप्रदायिक क्राइम चलता है। तो यहाँ मैंने पता करा, वैसे यहाँ तो लोग भले, मैंने कहा यहाँ कौन सा क्राइम बांटा उन्होंने, आपके